हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आज की अगली वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वृक्षों के बारे में जो कि डायरेक्टली सीटेट में विगत वर्ष की परीक्षा में सबसे अधिक बार प्रश्न बने हुए हैं। तो कोई ऐसा भी इसमें प्रश्न नहीं रहेगा कि जिसको मैं छोड़ूं। तो वृक्ष से जो बनने वाले प्रश्न जो कि बहुत बार, ज़्यादा बार, कई बार रिपीट हुए, उसको मैं प्रश्नों के एक श्रृंखला आपके सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और दोस्तों के साथ वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिए। चलिए देखते हैं रेगिस्तानी ओक। बहुत बार, लगभग मान लीजिए कोई भी ऐसा साल का पेपर न रहा हो जिसमें रेगिस्तानी ओक हो गया और खेजड़ी का वृक्ष हो गया, इसका चर्चा न करें तो सीटेट अधूरा है। यहाँ पे देखिएगा रेगिस्तानी ओक के बारे में बात करें दोस्तों। रेगिस्तानी ओक होता क्या है? रेगिस्तानी ओक के बारे में बात करें तो रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसे ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक का पेड़ पाया जाता है। इसकी पत्तियां बहुत कम होती है। इसकी विशेषता है कि इसकी पत्तियां क्या होती है दोस्तों? बहुत कम होती है और इसकी ऊंचाई क्लास के दीवार के बराबर होती है। क्लास के दीवार के बराबर का मतलब दोस्तों 3 से 4 मीटर। ये बात याद रखिएगा, 3 से लेकर 4 मीटर इसकी जो क्या होती है, ऊंचाई होती है। ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसा भी आया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा दिया है, इस वृक्ष की जड़ें ऊंचाई की लगभग 30 गुना गहराई तक नीचे जमीन के भीतर जाती हैं और जब तक जाती हैं तब तक ये जल के पास न पहुंच जाए। कहीं कहीं पे ऐसा भी एनसीईआरटी में वर्णन है दोस्तों कि इसकी जो जड़ें होती हैं वह 300 फीट नीचे तक जाती हैं। लगभग 300 फीट नीचे तक ओक वृक्ष की जो जड़ें होती हैं वो जाती हैं और ये कब तक अपनी जड़ें का प्रोग्रेस करता रहता है? वहाँ तक जहाँ तक कि इसको पानी न मिल जाए। यह रेगिस्तानी ओक या ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है और इसकी जड़ें बहुत नीचे तक जाती हैं और इसकी जो ऊंचाई होती है वह 3 से 4 मीटर अर्थात एक क्लास के कमरे के बराबर होती है। यह एनसीईआरटी में इसका वर्णन है। यहाँ पर देखिएगा, यह पानी के तने में जमा करता है। जो ये पेड़ होता है यह पानी को अपने तने में क्या करता है? जमा करता है। ये बात ध्यान रखिएगा। एक खेजड़ी का रेगिस्तानी ओक का वृक्ष। यहाँ पे देखिएगा, जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता है तो पानी की कमी पड़ जाने पर वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकालते हैं। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब वहाँ पे पानी की कमी हो जाए, पानी की संकट स्थिति को देखते हुए जो ये रेगिस्तानी ओक होता है तो रेगिस्तानी ओक का जो तना होता है, इस तने में यह पानी क्या करता है? ये पानी का भंडारण करता है और जब वहाँ पे पानी का संकट आता है तो वहाँ के लोग पतली पाइप इसके तने में डालकर क्या करते हैं? इससे पानी निकालते हैं और यूज करते हैं। यह रेगिस्तानी ओक की विशेषता है और जो कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है और इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। उसी तरह अगला पौधा जो कि काफी बार पूछता है, क्रोटोन पौधा, जिसको सिग्नल देने वाला पौधा कहा जाता है। ये कैसा होता है इसके बारे में ये चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने एक स्लाइड में ले भी रखा है कि क्रोटोन पौधे होते क्या है। क्रोटोन पौधे जमीन के बारे में उसकी दशा को बता देते हैं, यानी सिग्नल देते हैं। सिग्नल देने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब इनको जब पानी नहीं मिलता है तो इनकी पत्तियां क्या होने लगती है? मुरझाने लगती हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो क्रोटोन पौधे हैं इनको क्या चीज़ की आवश्यकता है? पानी की आवश्यकता है। तो क्रोटेन नाम का बहुत ज़्यादा सीटेट में ये बहुत बार लगभग प्रश्न पूछा हुआ है। जब विगत वर्ष का आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। बात करें क्रोटोन पौधे की तो इसकी जड़ जमीन में ज़्यादा गहराई तक नहीं होती है। इसी कारण दोस्तों जब गहराई तक नहीं रहेगी तो इसकी जो जड़ें होगी या जो भोजन बनाने का काम करता है तो जड़ें इसकी क्या करेंगी? पानी का अवशोषण नहीं कर पाएंगी और जब पानी का अवशोषण नहीं कर पाएंगी तो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को यह अंतिम रूप नहीं दे पाएगी और इसको जब भोजन उपयुक्त मात्रा में नहीं मिलेगा तो इसकी पत्तियां क्या हो जाएगी? मुरझा जाएगी। यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट है। यहाँ पे देखिए, इसको सिग्नल देने वाला पौधा भी कहा जाता है क्रोटोन को। क्रोटोन पौधे की जड़ जमीन में ज्यादा गहरा तक नहीं जाती है। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती है और झड़ने लगती है, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। तो एक प्रकार का सिग्नल देता है और उसमें हम पानी डाल देते हैं और पुनः यह अपनी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करने लगता है और पुनः पूर्व अवस्था की तरह हरा भरा हो जाता है। तो क्रोटोन के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्रोटोन के बारे में आप इतनी बात जानते हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले कहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आगे देखेंगे दोस्तों, नेफेंथिस एक पौधा है, इसके बारे में बात कर लें।
नेफेंथिस पौधा भारत के में अधिक से अधिक कहाँ पे पाया जाता है, तो मेघालय में पाया जाता है। आपको बता दें कि मेघालय में पाया जाता है और कहाँ पे पाया जाता है, या दलदली स्थानों पे पाया जाता है। कहाँ पे दोस्तों, ये भी बात बना हुआ है कि यह दलदली स्थानों पे पाया जाता है, ठीक ना। और नाइट्रोजन के कमी की पूर्ति करने के लिए नेफेंथिस जो पौधा होता है, नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति करने के लिए यह कीटों का क्या करता है, भक्षण करता है। भक्षण का मतलब सेवन करना दोस्तों, क्या होता है भक्षण का मतलब सेवन करना। तो नेफेंथिस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। देखिए यह इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिए जो भी मैं पॉइंट ले रखा हूँ यह विगत वर्ष में कई बार जब रिपीट हुए हैं तो उन प्रश्नों का मैं पॉइंट लिया हूँ। नेफेंथिस नामक जो पौधा होता है यह इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। यह कीटों का क्या करता है दोस्तों, यह सेवन करता है। यह पौधा जो होता है कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का क्या करता है, शिकार करता है, सेवन करता है, भक्षण करता है, ऐसा भी लिखा सकता है। आगे देखिएगा, यह पौधा जो होता है वह लंबे घड़े जैसा दिखता है। देखिए यहाँ पे स्लाइड में आपको फोटो के साथ मैं ले रखा हूँ कि जो पौधा है यह लंबे घड़े जैसा दिख रहा है। देखिए ये घड़े का आकार है कि जैसे कि लग रहा है कि यह घड़े जैसा इसका आकार है। और ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। देखिए ऊपर यहाँ पे ऐसे ऊपर ऐसे पत्ती का ढक्कन लगा होता है और इसमें खुशबू आती है, इसमें थोड़ी सी खुशबू आती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े इसके अंदर जाकर फंस जाते हैं। जब ही ऐसे देखिए जब ही इसमें कीड़ा ऐसे जाएगा तो ऊपर का जो इसका पत्ता होता है वो पत्ता ऊपर से आकर नीचे ढक लेता है और इसी में कीड़े क्या हो जाते हैं दोस्तों, फंस जाते हैं। और नेफेंथिस नामक पौधा से थोड़ी सी खुशबू भी आती है, इस बात को आपको ध्यान देना है। आगे देखिएगा, नेफेंथिस पौधे को घटपड़ी पौधा भी कहा जाता है। हाँ ये बात ध्यान रखिएगा, नेफेंथिस पौधे को क्या कहा जाता है दोस्तों, घटपड़ी पौधा भी कहा जाता है, ठीक ना। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा और इसको आप लोग देखेंगे, ठीक। नेफेंथिस ज्यादा प्रश्न यही बनता है कि नेफेंथिस भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो यह मेघालय में दलदली स्थानों में नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए यह कीटों का सेवन करते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, बरगद जिसको हम लोग अपना राष्ट्रीय वृक्ष भी कहते हैं। बरगद के बारे में क्या सीटेट में प्रश्न बनता है। देखिए बरगद के बारे में क्वेश्चन तो बहुत हैं, ठीक ना, लेकिन उतने क्वेश्चन को मैं लेंदी क्वेश्चन को नहीं समेटा हूँ, उस क्वेश्चन का मैं यहाँ पे एनालिसिस करने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों, जो आपके सीटेट में बने हुए क्वेश्चन है। बात करें बरगद से क्या प्रश्न बनता है। बरगद की पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं और ये जो टहनियाँ निकलती हैं, देखिए ऊपर से जो इसकी टहनियाँ ऐसे ऐसे निकलती हैं, ये जड़ का रूप धारण कर लेती है। क्या करती हैं दोस्तों, जड़ का रूप धारण कर लेती है। कैसे, देखिए ये क्या करती हैं कि यह ऊपर से लटक कर यह जमीन तक यहीं जाती है, जमीन के अंदर चली जाती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और अंदर जाकर यह इसके जड़ बन जाती हैं और इसको क्या देती है, मजबूत सहारा देती है। क्या देती हैं दोस्तों, मजबूत खंभों की तरह पेड़ को क्या देती है, सहारा देती है। ये बरगद के बारे में विशेषता है कि बरगद की जो टहनियाँ होती हैं वो लटक कर जमीन के अंदर चली जाती हैं और वो क्या करती हैं, वो फिर बाद में बरगद को सहारा देती हैं, भोजन बनाने में और भी अन्य क्रिया करने में सहारा देती है। इसी कारण जो बरगद का पेड़ होता है वो विशालकाय बन जाता है और इसको भारत का राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में भी रखा गया है। आगे देखिएगा दोस्तों, बात करेंगे सब्जियां के बारे में। सब्जियां क्या होती हैं, उसी तरह यहाँ पे मैं एक साग के बारे में थोड़ा बात करूँ। साग क्या होते हैं, वे वृक्ष जिनका तना कोमल होता है उनको हम लोग साग कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। साग में जैसे सरसों हो गया, ठीक है, सरसों इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक प्रश्न ऐसा भी बना है दोस्तों कि कौन सा ऐसा साग है या कौन सा ऐसा पौधा है जिसका हम लोग साग के रूप में और उसका तेल के रूप दोनों में प्रयोग करते हैं, तो वह सरसों ही है। जब उसकी पत्तियां छोटी होती है तो उसका प्रयोग हम साग में करते हैं, जब बड़ी हो जाती है तो उसका प्रयोग हम लोग तेल के रूप में करते हैं। आगे यहाँ पे सब्जियों के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे स्लाइड में आप सब्जियां देखेंगे, ठीक है, आलू गोभी बंटा बैंगन जो भी कुछ है यहाँ पे देखिएगा। अधिकतर सब्जियां पौधों के फूल से होती हैं, अधिकतर सब्जियां जो होती हैं वो पौधों के फूल से बनी होती हैं। कुछ सब्जियां जो होती हैं वो पौधों के फल से बनी होती हैं। यह इंपॉर्टेंट है, यह ऐसा स्लाइड आया है इसलिए मैं इसको समेट रखा है। आगे देखिएगा, लोहा हो गया, गुड़ हो गया, आयला हो गया और हरे पत्तेदार सब्जियां में मिलता है। जो लोहा हो गया, देखिएगा लोहा, गुड़, आंवला हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलता है, बात याद रखिएगा। लोहे का मतलब हो गया दोस्तों, लोहा आप नहीं समझ पाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा आयरन की मात्रा, ऐसे भी आ गया है कि आयरन की मात्रा किस में मिलती है, तो हरी सब्जियों में, गुड़ में और आंवला में मिलती है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न है, एनीमिया। कौन सा रोग, एनीमिया। और जब किसी को ब्लड की कमी हो जाए, ब्लड की कमी हो जाने पर डॉक्टर सलाह देता है कि लोहे आयरन युक्त भोजन लीजिए, गुड़ लीजिए और आंवला लीजिए।
लीजिए आयरन युक्त भोजन क्या होता है, तो हरे सब्जियों में आयरन की मात्रा पाई जाती है, सागों में आयरन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। आगे देखिएगा यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विदेश से आने वाली सब्जियों के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट बनता है, तो इसलिए मैंने इसको भी रखा कि कौन सी सब्जी कहाँ से आई, कौन सा चीज़ कहाँ से आया। ठीक ना, ध्यान देखिए हरी मिर्च हो गई, टमाटर हो गया, आलू हो गया, या साउथ अमेरिका से आया है। कहाँ से आया है? साउथ अमेरिका से। हरी मिर्च, टमाटर, आलू या साउथ अमेरिका से आया है। यहाँ पे देखिएगा गोभी और मटर कहाँ से आए हैं? यूरोप से आए हैं। कहाँ से आए हैं? यूरोप से आए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा काफ़ी, बीस और भिंडी कहाँ से आए हैं? अफ्रीका से सभी आए हैं। कहाँ से? अफ्रीका से दोस्तों। सोयाबीन कहाँ से आया है? चीन से आया है। सोयाबीन कहाँ से आया है? चीन से आया है। यह इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार बने हुए थे, तो इसको मैंने ले रखा और आप इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक ना, विदेश से आने वाली सब्जियों के बारे में हरा मिर्च, टमाटर, आलू साउथ अमेरिका से, गोभी और मटर यूरोप से, काफ़ी, बीस और भिंडी अफ्रीका से आए हैं, सोयाबीन जो आया है वह चीन से आया है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक ना, और इसको आप लोग कवर करिएगा बढ़िया से, इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं इसको ले रखा है। घास के बारे में भी पूछा है, घास क्या होते हैं? घास का पौधा जितना ऊपर होता है उतना ही या उससे कहीं ज़्यादा जमीन के अंदर फैला होता है जो घास होता है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोद कर निकाला जा सकता है। इतना घास के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो मैंने इसको भी ले रखा। घास क्या होते हैं? तो घास जो होता है वो मिट्टी के भूपट्टी पर या ऊपरी परत पर पाई जाता है। जो इसकी जड़ें होती है काफ़ी मजबूत होती हैं, और जितना इसका ऊपर का भाग देखेंगे उससे कहीं ज़्यादा घास क्या होती है? नीचे होती है। इसको निकालने के लिए खुरपी या तो किसी फावड़े का प्रयोग करते हैं या यंत्र का प्रयोग करते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पे कुछ पौधे हैं कि कौन से पौधे क्या कहे जाते हैं। जलोद्भिद पौधे किसे कहते हैं? जलोद्भिद वे पौधे बहुत अधिक जल वाले स्थान पर पाए जाते हैं, जैसे कमल हो गया, ध्यान देखिएगा, जलकुंभी हो गया, इसको जलोद्भिद पौधे कहते हैं, जहाँ पे अधिक केवल जल में ही पाए जाएंगे। कहाँ पे पाए जाएंगे? जल में। तो वे पौधे जो जल के अंदर पाए जाते हैं उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? जलोद्भिद पौधे कहेंगे। और समोद्भिद पौधे किसे कहते हैं? वे पौधे सामान्य स्थानों पर उगते हैं, जिसके अंतर्गत वन, बाग, बगीचे, समतल भूमि पर जो उगते हैं उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? समोद्भिद पौधे कहा जाता है। समोद्भिद पौधे। समोद्भिद पौधे किसे कहेंगे? तो जो समतल भूमि पर उगेंगे उसे हम समोद्भिद पौधे कहेंगे। अगला देखिएगा, मरुद्भिद पौधे किसे कहते हैं? मरुद्भिद पौधे, इन पौधों को मरुस्थली पौधे भी कहा जाता है। जहाँ पे मृदा में पानी की कमी होती है, तापमान अधिक होता है, उसे मरुद्भिद पौधे कहते हैं। जैसे मरुद्भिद पौधे जो रेगिस्तान में अधिक उगते हैं, जहाँ पे पानी नहीं पाया जाता है, तो उसको मरुद्भिद पौधे कहेंगे। आगे देखिएगा, लवणोद्भिद पौधे किसे कहते हैं? जिसमें लवण की मात्रा, जिस जल में लवण की मात्रा अधिक होगी और वहां पे जो उगेगा उसको क्या बोलिएगा दोस्तों? लवणोद्भिद पौधे बोलेंगे। और यहाँ पे देखिएगा, यह जो होते हैं वह पौधे खारे जल वाले पानी में उगते हैं, समुद्र आदि जगहों पर उगते हैं, जहाँ पे लवण की मात्रा, लवण का मतलब हुआ दोस्तों नमक की मात्रा जिस जल में अधिक होगी वहां पे उगेगा, तो उसको समझिएगा कि वह क्या है? लवणोद्भिद पौधा कहलाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थोड़ा एक स्लाइड और छूट रहा था, यहाँ पे देखिएगा बीज के बारे में बात करें दोस्तों। बीज क्या होता है? यहाँ पे देखिएगा बीज के बारे में, और बीज के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक बात और ध्यान दे दूं, फसल के बारे में देखिएगा। फसल किसे कहते हैं? तो एक ही प्रकार के पौधे जब किसी स्थान पर अधिक मात्रा में उग जाते हैं तो उसी को फसल बोलते हैं। फसल उगाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों? सीड की आवश्यकता पड़ती है, बीज की आवश्यकता पड़ती है। अब बीज होता क्या है इसको देखिए, बीज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बीजों को प्राचीन समय में सूखी लौकियों में रख कर उस पर मिट्टी का लेप लगा देते थे और नीम की पत्तियां इन कीड़ों से बचाती थी। देखिएगा क्या करते थे? सूखी लौकी लेते थे, सूखी लौकी का जो बाहर का आवरण होता था उसको ऐसे काट लिया जाता था, अंदर का भाग इसका हम निकाल देते थे, और इसमें हम क्या करते थे? इसमें हम किसी भी बीजों को डालकर उसमें नीम की पत्तियां डालकर और बाहर से मिट्टी का लेप लगा देते थे, और जो इसमें बीज होता था वो अधिक दिनों तक सुरक्षित रहता था, जिससे कि उसमें कीट आदि नहीं लगते थे, और पुनः अगले समय में इसका हम लोग क्या कर लेते थे? उपयोग कर लेते थे। इसका भी काफी भार वर्णन है, इसलिए मैंने इसको ले रखा। यहाँ पे देखिए बीज है, बीजों को कैसे हम सुरक्षित आधुनिक प्राचीन काल में रखते थे। तो बीजों को प्राचीन काल में सूखी लौकियों में रखकर उस पर मिट्टी का लेप लगा देते थे और नीम की पत्तियां इन कीड़ों से बचाती थी। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। आगे देखिएगा, आगे है
पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं और कपड़ों में चिपक कर तथा पानी के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा प्रजनन का एक रूप बता दिया है, जैसे कि पौधों में जो प्रजनन होता है वह किस आधार पर पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जम जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए वायु के द्वारा भी प्रजनन होता है पौधों में। कुछ जैसे फल हैं, हवा बही तेज से और वो क्या हो गए, फल टूटकर बहुत दूर पर चले जाएंगे, आंधी आ गई, तूफान आ गई तो वहां पर वो जाकर जम जाएंगे। कभी ऐसा होता है कि जल बाढ़ आ जाए, बाढ़ में बहाकर जो फल होते हैं वो कहीं दूसरे जगह चले जाते हैं तो उसका पेड़ वहां पे जम जाता है। कुछ ऐसा होता है कि पशुओं के खुरों में फंसकर वो दूर तक चले जाते हैं। कुछ फल ऐसे होते हैं जैसे कपड़ों पर चिपक गए और चिपक जाने के बाद कहीं दूसरी जगह जाकर गिर गए, वहां पे वह जम जाएंगे। तो इस द्वारा पौधों का हस्तांतरण होता है, प्रजनन की क्रिया होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। आगे देखिएगा दोस्तों, सोयाबीन की फलियां पककर फट जाती हैं जिसमें से बीज बाहर निकल जाते हैं। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा है तो इसको भी मैंने ले रखा है कि जो सोयाबीन की फलियां हैं वह पककर फट जाती हैं और बीज उसके क्या होते हैं दोस्तों, बाहर निकल आते हैं। काली मिर्च, सौंफ, गेहूं आदि बीज होते हैं। ध्यान दीजिएगा, काली मिर्च हो गई, गेहूं हो गया, सौंफ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सभी बीज हैं और इनकी जो प्रजाति है वो बीजों के माध्यम से ही दोस्तों क्या की जाती है, उगाई जाती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। मिलते हैं अगले वीडियो में।